किया। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द गार्बेज वेस्ट इज प्रोड्यूस एवरी डे इन द ईच हाउसेस। व्हाट विल हैपन इफ यू कीप दिस गार्बेज फॉर मेनी डेज इन योर हाउस। यहाँ पे मेनी हार्मफुल एंड द वेस्ट सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, बताया आपको कि ये सारे वेस्ट के रूप में निकलते हैं। etc are produced in the living organism. If these substances accumulate in the body or are retained in the body for long time, it can lead to serious harm or even death. तो अगर ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हैं, बाई प्रोडक्ट, अगर ज्यादा दिन तक आपके बॉडी में रहे तो आपको नुकसान पहुंचाने लगेंगे। ये आप दूसरे भाषा में समझ सकते हो कि जैसे गार्बेज होता है, नॉर्मल कंडीशन में देखें तो हम लोग तमाम ढंग के कचरा निकालते हैं अपने डेली हाउसेज में, डेली हाउस होल्ड में। सब्जी का टुकड़ा है या फिर जो हम सब्जियों का बचा हुआ पार्ट होता है, या फिर खराब खाना है, मतलब जो भी है बचा हुआ खाना है, या फिर रैपर्स वगैरह हैं, तो हम सब उसको इकट्ठा कर देते हैं। तो आप खुद सोचो, अगर वो इकट्ठा होने लगे और कोई उसे हटाए ना, तो कितना देर तक आप सर्वाइव कर पाओगे घर में? बीमारियां आने लगेंगी, ठीक है, स्मेल होने लगेगा। तो वैसे इसमें भी क्या है, जो बॉडी का कचरा है, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सारी चीजें जो हैं, अगर आपकी बॉडी में इकट्ठा होने लगेंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो अमोनिया etc are produced living in living organism. In this substance if this substance accumulated in body or are retained in body for long, it can lead to serious harm or even death. Hence it is necessary to remove such a harmful and waste substances from the body. Different organism has a different method of doing this, and removal of waste, ठीक है, removal of the waste and harmful substances from the body is called the excretion. तो जो भी है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफ बॉडी, ठीक है। अब बॉडी, तो बॉडी से जो हार्मफुल और वेस्ट सब्सटेंसेस है, इनको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द सेल सरफेस, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन इज अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज अ कॉम्प्लेक्स। तो मैंने आपको बोला कि जब अगर सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होंगे, उसमें एक सिंगल सेल होती है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, एक्सक्रीशन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाता है, और यहीं से डायरेक्टली फूड भी ले लेते हैं वो अपना, और यहाँ से डायरेक्टली ऑक्सीजन ले लेते हैं, और यहाँ पे सीधा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। तो सीधा सीधा हो जाता है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल आर डायरेक्टली एलिमिनेटेड अक्रॉस द, तो यूनिसेलुलर में डायरेक्टली हो जाता है, लेकिन मल्टीसेलुलर में कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, ठीक है। Retention of the unwanted and harmful substances in the body is the dangerous. Hence, just as the process of the excretion occurs in the living organisms, similarly, proper disposal of the garbage produced in our locality and the home is also necessary, and this will help you lead to the healthy life. तो यहाँ पे वही बता रहा है कि जैसे आपकी बॉडी में जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेज एक्युमुलेट होते हैं, उनको निकालना जरूरी है, उसी तरीके से आपके आसपास जो भी गार्बेज इकट्ठा होते हैं उनको भी निकालना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है हेल्दी लाइफ जीने के लिए।
ठीक है, तो यहाँ से चलो हम लोग आगे चलते हैं। तो वही चीज, बेसिक चीज बता रहा जो आपने अभी तक पढ़ा है। एक्सक्रीशन इन द प्लांट, अब मैंने आपको बोला था कि प्लांट में कोई डायरेक्ट ऑर्गन्स नहीं होते हैं जिससे कि एक्सक्रीशन हो सके। तो इसमें जो आप देखते हैं कि वुडी जो प्लांट होते हैं, हार्ड वुड होता है और वाटर से रेजिस्टेंट होते हैं, तो वो सब बेसिकली एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के इकट्ठा होने की वजह से होते हैं। तो इसमें स्टेम में इकट्ठा होता रहता है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लीफ में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है, फ्रूट में, फ्लावर्स में, तो तमाम ढंग की चीजों में ये एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट इकट्ठा होते रहते हैं। और जो काफी सारे बड़े पेड़ों में आप देखो तो गम्स निकलते हैं, ठीक है, तो वो जो गम्स होते हैं वो भी एक तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाई डज दिस हैपेंस, द लीफ ऑफ द प्लांट फॉल ऑफ इन द पर्टिकुलर सीजन। अब आप देखो, तभी पतझड़ होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में सारी लीव्स जो है गिर जाती हैं। क्यों गिर जाती हैं? क्योंकि धीरे 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 इसमें वेस्ट मटेरियल एक्यूमुलेट होता चला जाता है, होता चला जाता है, और फाइनली क्या होता है कि लीफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती और सूख के गिर जाती हैं। फिर उसके बाद नई लीव्स आती हैं। सुन पा रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है, तो नई लीव्स आती है। तो बेसिकली ये भी एक तरह का एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है। लीफ ऑफ द प्लांट फॉल ऑफ इन द पर्टिकुलर सीजन, फ्रूट फ्लावर फॉल ऑफ आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो सब भी गिर जाते हैं। सब्सटेंस लाइक रेजिन, गम्स ईटीसी आर गिवन आउट ऑफ द प्लांट बॉडी। तो जो गिवन, जो आप यहाँ देखो बहुत सारे प्लांट में, बड़े प्लांट्स में गम निकलता है, जैसे बनियान ट्री वगैरह में आप देखो तो, ठीक है, मैंगो ट्री वगैरह में भी गम निकलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे रेजिन वगैरह भी निकलता है जो कि इसी में अकोमोडेट होता रहता है, जिसके जो इसको वाटर से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे स्केटरिंग मटेरियल जो है लीफ के फॉर्म में, फ्रूट के फॉर्म में, फ्लावर के फॉर्म में गिरते रहते रहते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। और साथ ही साथ जो और स्केटरिंग मटेरियल होता है स्टेम के द्वारा सिक्रीट होता है, वो स्टेम में ही एक्यूमुलेट होता रहता है। इसीलिए जो प्लांट की मैक्सिमम सेल होती हैं वो डेड हो जाती हैं। जो हायर प्लांट की मैक्सिमम सेल हैं वो डेड हो जाती हैं। कि जब भी ये मोटा पेड़ आप देखोगे कहीं, तो उसमें लगभग मैक्सिमम सेल जो होंगी वो डेड होंगी, इसी वजह से, क्योंकि जो सेल होती है, जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेड़ होता है, यहाँ पे बहुत सारी सेल्स होती हैं, जो इसी सेल में धीरे 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 टैनिन, लिग्निन, ठीक है, और डिफरेंट रेजिन्स जो है वो इकट्ठा होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये जो सेल का जो बॉर्डर है वो सील होता रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब इसके पास खाना पानी कुछ नहीं पहुंच पाता, तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है वो डिजेनरेट हो जाता है, और ये सेल्स जो है हार्ड हो जाती हैं और डेड हो जाती हैं। इसीलिए स्किटरी मटेरियल की वजह से इसमें बहुत सारे जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। एक्सक्रीशन इज अ सिंपलर प्रोसेस इन द प्लांट देन इन द एनिमल। ऑब्वियस सी बात है, एनिमल में ज्यादा जटिल होता है इन कंपेरिजन टू प्लांट में। प्लांट में सिंपली कुछ सेल्स होती हैं जो स्किटरी मटेरियल सीक्रेट करती हैं। ये देखो यहाँ पे जो ये बना हुआ है इस तरीके से गम्स जो है आपको दिखते हैं कभी, ठीक है, सेमी सॉलिड होता है ये, जब हाथ में लेके आप इसे दबाओगे तो सेमी सॉलिड होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो रेजिन्स निकलते हैं, गम्स और लेटेक्स, लेटेक्स इस तरीके से निकलते हैं, ये भी स्किटरी मटेरियल होता है। अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे इस तरीके से गम्स निकाले जाते हैं, गम के ट्री से, रबर के ट्री से, ठीक है। सुन पा रहे हो सानिया? हाँ सर। तो ये प्लांट में बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन इज द
simpler process in the plant than in the animal. There is no special organs or the system for the excretion in the plant. Gaseous substances are given out by the diffusion, and most of the waste substances of the plant are stored in the vacuoles of the leaf cells and in the flowers, fruit, and the bark of the stem. And after some time, these parts fall off. Some other waste material are stored in the old and warm xylem in the form of the resin and gums. Some waste material are also given out through the root into surrounding soil. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई स्किटरी ऑर्गन नहीं होता पर्टिकुलरली. जो भी वेस्ट मटेरियल निकलते हैं हर सेल से, वो कहीं ना कहीं जाके लीफ में, फ्रूट में, फ्लावर में स्टोर हो जाते हैं. साथ ही साथ जो है कुछ जो है जो प्लांट का बाहरी पार्ट होता है जिसे छाल बोलते हैं, बार्क बोलते हैं, इस बार्क में इकट्ठा हो जाता है, जिससे बार्क की सेल्स जो है वो डेड हो जाती हैं और कुछ समय के पश्चात ये शेड ऑफ होती रहती हैं. ठीक है, और नीचे से नई सेल्स आती रहती हैं. इस तरीके से ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है इस तरीके से. और मैंने आपको बोला था कि इसकी हार्डनेस जो होती है वो इसी स्किटरी प्रोडक्ट के कारण होती है. तो जो सेंटर में अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं इस तरीके से मैंने बताया था, ऊपर की तरफ फ्लोएम, नीचे की तरफ जाइलम. ये जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम. तो इसी जाइलम में भी रेजिन और गम्स आके इकट्ठा होते रहते हैं, जिससे ये जाइलम जो है धीरे 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 लिविंग सेल से डेड सेल में कन्वर्ट हो जाता है. जैसे जैसे नया जाइलम बनता रहेगा, यहाँ नया जाइलम, नया जाइलम, नया जाइलम इधर बनेगा, पुराना वाला अंदर की तरफ आ जाएगा और ये डेड होता रहेगा. इसीलिए जो अंदर की लकड़ी होती है वो ज्यादा उडी होती है और ज्यादा हार्ड होती है. कभी भी जब इस तरीके का क्रॉस सेक्शन अगर कोई काटता है प्लांट का इस तरीके से, तो अंदर वाला पार्ट आपको डार्क दिखता है, बाहर वाला पार्ट जो है लाइट दिखता है. तो जो डार्क वाला पार्ट होता है एक्चुअल में वो जाइलम वाला पार्ट है, उसी को वुड बोलते हैं. ठीक है, उसी को वुड बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है कि वार्न जो है, ठीक है, ओल्ड एंड वार्न जो जाइलम होते हैं उसमें भी इकट्ठा हो जाते हैं गम्स या रेजिन के फॉर्म में. सम वेस्ट मटेरियल आर आल्सो गिवन आउट थ्रू द रूट इनटू द सराउंडिंग. तो कुछ सिक्योरिटी मटेरियल रूट के थ्रू भी जाते हैं और जो गैसियस मटेरियल होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं. तो यहाँ पे ऑब्जर्व योर मदर while she cut elephant foods, Amorphophilus or arum leaves. Your hand may also begin to itch if you try to cut those leaves. तो यहाँ पे एलिफेंट्स फूड जो होता है, ठीक है, और जिसे बोलते हैं अमार्फोफेलस, और उसके बाद आरम लीव्स, ये दोनों जो होते हैं जब काटो तो हाथ में खुजली होने लगती है. योर हैंड्स may also begins to itch if you try to cut these leaves. Why does this happen? Try to find out. Ask your mother and what she does to prevent the itching. In some plants, waste material are present in the form of the crystals of the calcium oxalate, and they are called the raphids. As they are needle shaped, they prick and cause irritations of the skin. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि इस तरीके की जो पत्तियां होती हैं उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल जो होता है, जो सिक्रीट होता है एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वो उसमें एक्युमुलेट हो जाता है और वे इस तरीके से नुकीले नुकीले सीरेशंस निकल जाते हैं, प्रोट्यूबरेंस निकल जाती हैं, स्पाइंस निकल जाती हैं, और जब ये आपके हाथों में चुभते हैं तो आपको इरिटेशन कॉज करते हैं.
तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप एलिफेंट्स फूट अमार्फोफेलस और आर्म लीव्स को काटते हैं, योर हैंड में आल्सो बिगिंस टू ईच इफ यू ट्राई टू कट दोज लीव्स। तो व्हाई डज दिस हैपेंस, ट्राई टू फाइंड आउट। तो इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे देखो रीजन भी दिया हुआ है। इन दिस प्लांट वेस्ट मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट। तो कैल्शियम ऑक्सलेट के छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, ठीक है, और ये नीडल के जैसे बाहर निकले रहते हैं, और जैसे वो आपके हाथों में चुभते हैं वो आपको इरिटेशन कॉज करते हैं। some waste material some waste material of the plant are useful to human, for example gum, resin, latex of rubber। तो कुछ स्केटरी मटेरियल ह्यूमन के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे गम्स जो होते हैं, रेजिन जो होती है, लेटेक्स ऑफ रबर, रबर का जो लेटेक्स निकलता है जिससे रबर बनता है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए यूजफुल हैं क्योंकि इससे हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी डेली लाइफ में काम आते हैं। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सक्रीशन इन द ह्यूमन बीइंग पे आ जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मजेदार पार्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स जो है वो मल्टी सेलुलर होते गए, तो वैसे वैसे क्या है, इनको ज्यादा काम करना पड़ता था हर एक सेल को। तो क्या किया, ऑर्गेनिज्म ने हर एक सेल का काम बांट दिया कि भाई एक काम करो, तुम एक्सक्रीशन करो, तुम डाइजेशन करो, तुम सबको खाना पहुंचाओ, और तुम मतलब अलग अलग कामों में बांट दिया। तो पहले क्या होता था कि एक सिंगल सेल ही स्क्यूटरी का काम करती थी, बाकी एक सिंगल सेल डाइजेशन का। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ने लगा और हो गया, तो भाई एक अकेली सेल कम पड़ने लगी, तो सेल ने बोला भाई मैं भी अपनी जनसंख्या बढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर स्क्यूटरी सिस्टम बन गया, मल्टी सेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, और मल्टी सेलुलर रेस्पिरेटरी सिस्टम बन गया। तो जब मल्टी सेलुलर बन गया तो यहाँ पर टिश्यू लेवल पे था। बाद में जब और जटिल होने लगा ये ऑर्गेनिज्म, तो वो एक ऑर्गन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गन में जो है स्क्यूटरी सिस्टम कन्वर्ट हो गया। तो ह्यूमन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ह्यूमन के एक्सक्रीशन का वो है किडनी। सबसे पहले बेसिक बता देता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि एक्सक्रीशन केवल किडनी से ही होता है, एक्सक्रीशन आपके लीवर से भी होता है, आपके जनरल बॉडी सरफेस से भी होता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में किडनी से होता है, और किडनी जो है ऑस्मो रेगुलेशन और थर्मो रेगुलेशन करती है। थर्मो रेगुलेशन तो नहीं, ऑस्मो रेगुलेशन करती है बेसिकली, ठीक है। तो ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखती है आपके पूरे सेल की, जरूरत पड़ने पे उसे ब्लड को गाढ़ा कर देती है, जरूरत पड़ने पे ब्लड को पतला कर देती है। तो किडनी इसीलिए एक स्पेशल स्केटरी ऑर्गन मानी जाती है। ठीक है, स्पेशल ऑर्गन मानी जाती है। तो किडनी की बात करें अगर हम यहाँ पे, पहले एक बार मैं देख पढ़ लेता हूँ इसको। विच वेस्ट मटेरियल आर प्रोड्यूस इन द आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो कौन कौन से मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बहुत सारे मटेरियल्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं, जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें मेनली है यूरिक एसिड, ठीक है, अमोनिया, ये सब। तो यहाँ पे हाउ डज द प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन द ह्यूमन, एक्सक्रीशन का प्रोसेस कैसे होता है ह्यूमन बीइंग में। तो चलो देखते हैं। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी टू ब्रिंग अबाउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, such as the digestive system for the digestion of food, respiratory system for the respiration, etc। तो वही बोल रहा है कि जिंदगी को चलाने के लिए ह्यूमन के अंदर बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते हैं, जिसको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, क्योंकि बिना इनके लाइफ पॉसिबल नहीं है।
इसीलिए इनको लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम है और रेस्पिरेटरी सिस्टम है। द प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन लीडिंग टू द एनर्जी प्रोडक्शन is an important process of our body. The process of digestion leading to energy production is an important process of our body. यहाँ कह रहा है कि भाई डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन, तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है फाइनली उसी के कारण जो है एनर्जी प्रोडक्शन होता है बॉडी में। कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहले इंटेस्टाइन में फूड आएगा, फूड का जो है वो डाइजेशन होगा। ठीक है, डाइजेशन होता है, उसके बाद डाइजेशन के बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। उसके बाद ये जाएगा सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या है, रेस्पिरेशन होगा। सेल के अंदर रेस्पिरेशन होगा और इस फूड का जो है ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन के बाद हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी प्लस वेस्ट प्रोडक्ट निकलेंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये रहा पूरा प्रोसेस। तो यही चीज बोल रहा है यहाँ पे, there are different organs in our body to bring about the different life processes, such as the digestive system for the digestion of the food, respiratory system for the respiration. The process of the digestion leading to the energy production is an important process of our body. The various waste material are found during the process. Removal of these waste from body very important, and it is a excretory system. It is the excretory system that carries out this function. तो वही चीज है कि डाइजेशन होता है प्लस एनर्जी बनती है, तो उसमें बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। इस वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। इन ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ यूरेटर एंड द यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इस तरीके से किडनी होती है, एक पेयर किडनी। ठीक है, यहाँ से एक पेयर जो है वो यूरेटर होते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक जो है एक्सटर्नल जाता है यूरेथ्रा, से बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, तो यहाँ पे द ह्यूमन excretory system consists of the pair of the kidney, a pair of the ureter, the urinary bladder and the urethra. Urine is found by the kidney by separating the waste and unwanted excess substances from the blood. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, excretion, human excretion system consists of the pair of kidney, a pair of ureter, urinary bladder and urethra. Urine is found by the kidney by separating the waste and unwanted excess substance from the blood. तो अब इस किडनी में अगर हम बात करें, ये है यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन आके इकट्ठा होती है और जब एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे मिक्चुरेशन रिफ्लक्स जनरेट होता है और ये स्फिंक्टर जो है वो रिलीज हो जाता है, यानी कि ओपन हो जाता है और यूरिनेशन हो जाता है। तो ये तो रहा किडनी। अब इस किडनी का बेसिक फंक्शन क्या है, जैसे बात करें कि हम लोग क्या करते हैं, कि हम लोग जानते हैं कि भाई हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल। हम लोग सेल से मिलके बने हैं, तो आखिर ये किडनी भी तो सेल से मिलके बनी है, तो इसमें कौन कौन सी टाइप की सेल्स पाई जाती हैं जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट
ठीक है, तो यहां से सुन पा रहे हो? हाँ। सानिया सुन पा रहे हो? हाँ सर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो यहाँ पे अब बेसिकली क्या है, किडनी किससे मिलके बनी हुई है? तो किडनी जो होती है हमारी, उसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है वो है नेफ्रॉन्स। ठीक है, छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके बनी हुई है किडनी। ये नेफ्रॉन ही एक्चुअल में मशीन है। ठीक है, तो नेफ्रॉन में बेसिकली क्या क्या होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ रूपा फेनले होता है, असेंडिंग लिम्ब ऑफ रूपा फेनले होता है। तो यहाँ से आप देखो इस तरीके से। तो सबसे पहले तो किडनी के देखो दो पार्ट हैं। ये है बाहर वाला पार्ट, ध्यान से यहां से अगर देखो, इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वो रीनल कॉर्टेक्स। रीनल मतलब होता है किडनी। ठीक है, और इसके अंदर का ये जो डार्क डार्क सा पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं रीनल मेडुला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सारी पाइप्स आके मिलती हैं। ये बड़ा वाला जो होता है इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। अब ये है इंफीरियर वेना केवा। ठीक है, तो ये इंफीरियर वेना केवा क्या है? जब आपका ये जाके आपके हार्ट में ड्रेन करता है। जब ये आपका हार्ट होता है इस तरीके से, ठीक है, तो हार्ट में क्या होता है कि दो वेन्स आके इसमें ड्रेन करती हैं ऐसे, एक ऊपर से एक नीचे से। ये आपके ब्रेन वगैरह से ब्लड को लेके आता है, इम्प्योर ब्लड। ये आपके पूरी बॉडी से लेके आता है, जिसे बोलते हैं इंफीरिया वेना केवा। इसको इंफीरिया वेना केवा, वेना केवा क्यों? क्योंकि ये वेन होती है। और ऊपर वाले को सुपीरिया वेना केवा। तो ये हार्ट में लाके ड्रेन करते हैं, यहाँ से फिर ये लंग में जाता है, लंग से फिर प्योरीफाई होके यहाँ पे आता है। तो ये जो इंफीरिया वेना केवा है, ये एक वेन है। ठीक है, जो यहाँ से होके गुजरती है और ब्लड जो है वो प्योरीफाई होता है। तो ये जो है आपकी आर्टरी है। तो ये आर्टरी और वेन है आपका बेसिकली। और इसके ऊपर ये दो स्ट्रक्चर है, ये पता है क्या है? ये देखो छोटा सा स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है इधर भी, ये आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि किडनी के ऊपर होती है इसीलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये रीनल के ऊपर होती है, यानी कि किडनी के ऊपर होती है, इसीलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब ये कई सारे हार्मोन सिक्रीट करती है, इंपॉर्टेंट हार्मोन कार्टिकोस्टेरॉइड सिक्रीट करती है, यानी कि एस्टेरॉइड हार्मोन सिक्रीट करती है, एडीएच सिक्रीट करती है, एंटी डायबिटिक हार्मोन। तो ये काफी सारी चीजें हैं जो सिक्रीट करता है। बेसिकली अभी याद रखो, इसमें एस्टेरॉइड हार्मोन ये सिक्रीट करती है। अब एस्टेरॉइड हार्मोन में सेक्स हार्मोन्स भी होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओस्ट्रोजेंस भी होते हैं। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी होते हैं, जो कार्टिसोल वगैरह होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। तो ये सब सिक्रीट करता है। अब एड्रिनल ग्लैंड में भी एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कार्टेक्स होते हैं, जैसे कि किडनी में। अब यहाँ से इसका बड़ा वाला पार्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखो, ये कॉर्टेक्स है ये अंदर, और ये है आपका मेडुला यहाँ पे, और ये है रीनल पेल्विस। और उसके बाद यहीं पे होते हैं आपके नेफ्रॉन्स, यहाँ पे होते हैं इस तरीके से नेफ्रॉन्स।
जो नेफ्रॉन की पाइप जो होती है वो फाइनली इसी में कनेक्टेड होती है। यहाँ पे बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं ऐसे, ये सब नेफ्रॉन्स है। नेफ्रॉन का एक एंड इधर निकला हुआ है, एक एंड जो है, ठीक है, यहाँ होते हैं नेफ्रॉन। तो अभी नेफ्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे। नेफ्रॉन का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है इस तरीके से होता है। यहाँ से एक आर्टरी आती है, इस तरीके से चली जाती है। अब यहाँ का जो इसका डायमीटर होता है चौड़ा होता है, आगे का जो है ये पतला होता है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे तेजी से ब्लड आता है, और यहाँ पे क्योंकि पतला हो गया तो यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर जनरेट करता है। इस प्रेशर के कारण इस वोमन्स कैप्सूल में, इसको वोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। जो भी ज्यादा होता है इस ब्लड में वो फिल्टर होके यहाँ आ जाता है। इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। इसको बोलते हैं, ये पूरा जो यू शेप में है इसे लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, हेनले एक साइंटिस्ट है, ठीक है। लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसे लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। तो इस जो इधर नीचे की तरफ जा रहा है इसे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं, यानी कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसे जो मोटा वाला पार्ट है इसे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं। ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। उसके बाद इसी डीसीटी से ये वाली डक्ट जो कनेक्ट होती है इसे कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं, यूरिन को कलेक्ट करता है। एक मिनट, ठीक है। तो ये चीजें बेसिक है बिल्कुल एकदम। अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ अभी क्या है। तो ये देखो, यहाँ से क्या होता है, यूरिन छनती है, ठीक है, यहाँ से फिल्ट्रेट हो जाती है। फिर ये यहाँ से होते हुए लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से होते हुए तब जो है यहाँ पे ये कलेक्टिंग डक्ट में आती है, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर यहाँ पे सारा कलेक्टिंग डक्ट इकट्ठा हो जाती है। इकट्ठा होने के बाद ये यूरेटर में के थ्रू आके यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। अब इस बीच में जो भी एक्सेस चीज यहाँ पे आ जाती है, ठीक है, वो एक्सेस चीज धीरे 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 यहाँ से रीअब्जॉर्ब होने लगती है। सपोज करो ज्यादा मात्रा में सॉल्ट सिक्रीट हो गया, ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज सिक्रीट हो गया, तो यहाँ तक आते आते ये फिर से एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिससे कि बॉडी में सारी चीजें मेंटेन रहे एक ऑप्टिमम लेवल पे, ठीक है।
समझ पा रहे हो? इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, अभी देखता हूँ नीचे है कि नहीं है। सुन पा रहे हो सानिया? हाँ यहाँ पे हाँ है बना, सर। यहाँ पे बना हुआ है, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, तो ये वोमेंस कैप्सूल थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा बनाया है, लेकिन मैं भी आपको आसानी से बना देता हूँ। तो यहाँ पे जो है आर्टरीज, यहाँ से ब्लड जाता है, इधर मोटा रहता है इधर पतला, तो यहाँ पे प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर की वजह से यहाँ पे फिल्ट्रेट जो है आ जाते हैं, फिल्टर होके। ठीक है, जैसे छन्नी लगी हुई होती है ना, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो जो एक्सेस चीज होती है वो आ जाती है फिल्टर होके। अब एक बार में फिल्टर होके कोई जरूरी तो नहीं है कि सारी चीजें इक्वल ही आई हों। अब इसके चारों तरफ भी क्या है, ब्लड का जाल होता है चारों तरफ। ठीक है, तो अलग अलग जगह से ये है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये वाला पार्ट जो ये मोटा वाला पार्ट आपको यहाँ तक दिख रहा है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, जो ग्लूकोज वगैरह होता है, ठीक है, एक्सेस जो यहाँ पे सिक्रीट हो जाता है ब्लड से निकल के यूरिन में आ जाता है। तो जब यूरिन यहाँ से चल के इधर आती है तो फिर से इसमें, क्योंकि देखो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग सब कुछ होता है। सब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि एक रूम है, दो रूम है यहाँ पे, एक इधर दरवाजा है, इधर पे 100 लोग हैं, सेम साइज में इधर 50 लोग, तो लोग किधर जाना चाहेंगे, इधर से इधर, किधर से इधर? ये इसको ए मान लें और इसको बी। तो 100 लोग वाले में इधर 50 ही है, इधर जगह खाली है, तो ये 100 वाले क्या सोचेंगे, इधर वाले इधर चलते हैं, है ना? अब 100 वाले इधर अगर धक्का लगाएंगे और 50 वाले इधर लगाएंगे, तो ऑब्वियसली 50 लोगों का फोर्स ज्यादा होगा यहाँ पे इससे, तो यहाँ से लोग चल के दरवाजा खोल के इधर आ जाएंगे। तो जब यहाँ पे 25 आ जाएंगे, तो इधर भी 75 हो गए, 75, इधर भी 75 हो गए, तो उसी पे रुक जाएगा। फिर तब ना कोई इधर जा पाएगा ना इधर जा पाएगा। क्यों? क्योंकि इधर वाले इधर जाना चाहेंगे, इधर वाले इधर जाना चाहेंगे, लेकिन दोनों तरफ बराबर फोर्स लगेगा, तो दरवाजा कोई खोल नहीं पाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? सुन पा रहे हो कि नहीं? सुनाई दे रहा है। आप एक बार रीज्वाइन कर लो बिकॉज कट रहा है। ठीक है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रीज्वाइन कर लो एक बार। सुन पा रहे हो सानी? अभी आ रही है आवाज? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 50 लोग हैं, यहाँ पे 100 लोग हैं, तो 100 लोग इधर से प्रेशर लगाएंगे, 50 लोग इधर से, तो इधर तो प्रेशर कम ही है, इधर डबल प्रेशर है, तो दरवाजा खुल जाएगा और इधर के लोग इधर भागना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 25 लोग आए, तो 25 लोग ये भी इधर आने के बाद इधर ही दरवाजे पे धक्का लगाना शुरू करेंगे, तो 75 लोग हो गए इधर, 75 75 इधर,
तो अब इस कंडीशन में दरवाजा क्या है, नहीं खुलेगा, है कि नहीं? हाँ सर। तो अभी सपोज करो इधर 10 लोग और आ गए, इसको मैं फिर से हटाता हूँ, क्लियर करता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये हो गया, पहले यहाँ पे 50 थे, यहाँ पे 100, अब इधर से प्रेशर लगा रहे हैं, इधर से भी प्रेशर, तो ये दरवाजा ओपन हो जाएगा और यहाँ से लोग भागने लगेंगे, तो 25 लोग इधर आ जाएंगे, +25, यहाँ पे -25। क्यों? क्योंकि जैसे 25 यहाँ पे आएंगे वैसे ही ये 75 हो जाएगा, ये भी 75 रह जाएगा, और अब दोनों जो फोर्स लगाएंगे वो इक्वल हो जाएगा, तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब इधर अगर सपोज करो कोई इस साइड में 10 और आ गए, तो क्या करेंगे, इधर आ गए तो इधर से धक्का मारेंगे, ये वाला दरवाजा खुल जाएगा, तो लोग इधर से इधर भागने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे 85 हो गए हैं और यहाँ पे 75 ही हैं। तो कब बराबर होगा, जब इधर से 5 आ जाएंगे इधर, तो यहाँ पे 5 जैसे ही आए ये 80 हो गया, और इधर 85 था तो -5 हो गया इधर, तो इधर कितने हो गए, 80। अब इस कंडीशन में भी फिर से बराबर हो गया। तो यानी कि इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन, इसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। तो यहां से देखो, यहाँ तो प्रेशर के कारण क्या है, कोई प्रेशर लगा रहा था, जो ब्लड के अंदर प्रेशर था उसके कारण यहाँ पे छन के तो आ गया। अब ये यहाँ से मूव करके पूरा जो फिल्ट्रेट है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, वो मूव करके ऐसे 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 आएगा पूरा डिसेंडिंग लिम्बा प्लूपा फेनले में, उसके बाद असेंडिंग लिम्बा प्लूपा फेनले यहाँ, उसके बाद फिर पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सॉरी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में ये देखो, यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दूसरा इस तरीके का नेफ्रॉन जुड़ा होगा, यहाँ पे तीसरा जुड़ा होगा, यहाँ पे चौथा, इस तरीके से बहुत सारे नेफ्रॉन्स जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में जुड़े रहते हैं, और फाइनली यहाँ पे यूरिन जो है कलेक्ट होके वो यूरेटर तक पहुंचता है। तो ये तो हो गया आपका तरीका। दूसरा, अब यहाँ से हम बात करें कि इस तरीके से इधर भी नेफ्रॉन, इधर भी नेफ्रॉन, देख लो दिख रहा है, तो यहाँ से फिल्ट्रेट होके यहाँ आया। अब यहाँ से जैसे जैसे ये आने लगा, तो चूंकि यहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, यहाँ भी ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ भी ग्लूकोज वगैरह है सब, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज कम होगा, ज्यादा फिल्ट्रेट हो गया है यहाँ पे, तो इस वाले यूरिन में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा, इधर कम होगा, तो इधर से अपने आप ग्लूकोज छन के जो है वो इस साइड चला जाएगा, और जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो उसी पे रुक जाएगा। इसी को बोलते हैं होमियोस्टेसिस। आपकी बॉडी को कुछ भी कर जो है, आपको अपनी तरफ से कोई भी इफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम बात करें तो कभी कभी आप 2 रोटी खाते हो, कभी कभी 4 खा लेते हो, अच्छा खाना रहता है तो, ठीक है, कभी कभी आप दिन भर बर्गर भी खा लिए और भी तमाम फास्ट फूड खा लिए, उसके बाद भी खाना खा लेते हो, लेकिन कभी आपने सोचा कि फिर भी बॉडी मेरी बैलेंस रहती है कि नहीं? या कभी आपने ज्यादा पानी पी लिया, कभी ज्यादा नमकीन चीज खा लिया आपने, कभी आपने कुछ खाया ही नहीं, तो वो सब क्यों होता है? क्योंकि होमियोस्टेसिस करने की बॉडी के अंदर कैपेसिटी होती है। जब कोई चीज ज्यादा होती है तो बॉडी खुद उसको बाहर निकाल देती है डिफ्यूजन के थ्रू, और जब कोई चीज कम होती है, ठीक है, जब कोई चीज कम होती है तो अपने आप जो है वो उसको रिटेन कर लेती है। तो पहले यूरिन में जो सिक्रीशन होता है, यूरिन में पहले जो सिक्रीशन होता है यहाँ पे, वो सिक्रीशन में बहुत सारी चीजें एडवांस आ जाती हैं, जैसे बहुत सारे सॉल्ट आ जाते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, बहुत सारे इस जगह पे बहुत सारे शुगर आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हमें जरूरत है। तो ये क्या करता है, ऐसे घूमते 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 जब यूरिन तक पहुंचता है, तो जो चीजें ज्यादा रहती है उसको फिर से ब्लड में कर देता है ट्रांसफर, और जो चीजें यहाँ पे कम रहती है वो फिर से यहाँ से भी अब्सॉर्ब कर लेता है।
तो ये जो एरिया होता है पूरा यहाँ से लेके लिम्ब आप लूप ऑफ हेनले होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये सब कहीं ना कहीं इनसे कुछ न कुछ चीजें अब्सॉर्ब होती हैं। कहीं से सॉल्ट अब्सॉर्ब होता है, कहीं से वाटर अब्सॉर्ब होता है, कहीं से मिनरल अब्सॉर्ब होता है, कहीं से ग्लूकोज वगैरह अब्सॉर्ब होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो खुद कैपेबल होती है एक डेफिनेट चीज मेंटेन करके रखने के लिए, और डेफिनेट जो है स्टेट ऑफ सिस्टम वो मेंटेन करके रखती है। यहाँ से एक लेमैन टर्मिनोलॉजी में समझो कि हर आदमी अपने आप में स्टेबल रहना चाहता है, बैलेंस रहना चाहता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेसिक चीजें। अब हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है, और देखते जाएंगे कि कौन कौन सी चीजें रीअब्सॉर्ब होती है। तो प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से ब्लड फ्लो करके चला जाता है। और यहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स जो है बिल्कुल पतली होती हैं, केवल कैपिलरी होती है, तो कैपिलरी से बहुत सारी चीजें छन के यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रूप में आ जाता है, ठीक है, जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के रूप में आ जाता है। ये जो आर्टरीज का जाल होता है यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे देखो पूरा आर्टरीज का जाल है, और ये है वोमन्स कैप्सूल, वोमन्स कैप्सूल, और इस पूरे सिस्टम को मिला के बोलते हैं नेफ्रॉन्स। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलके हमारी किडनी जो है वो बनी हुई है छोटे छोटे यूनिट से। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रॉन। चलो हम Okay, लोग sir. वन बाय वन करके इसको पढ़ते हैं यहाँ पे। द ह्यूमन स्केटरी सिस्टम The human excretory system consists of the pair of the kidney, a pair of ureter and the urinary bladder and the urethra. ये आपने देख लिया। Urine is found by the kidney by separating the waste and unwanted excess substances from the blood. तो ब्लड से जो है अनवांटेड सब्सटेंसेस जो ब्लड के अंदर एक्युमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड पूरे बॉडी में घूमता रहता है, तो खाना पानी वगैरह डिलीवर करता रहता है, ऑक्सीजन डिलीवर करता रहता है, जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होता रहता है उसमें। तो जब ये ब्लड किडनी से होकर गुजरता है तो वहां पे ये सारे वेस्ट मटेरियल यहाँ पे एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन उस वेस्ट मटेरियल के साथ साथ कुछ फायदेमंद और काम के सब्सटेंस भी सीक्रेट हो जाते हैं, तो उनको फिर से हमारी जो बॉडी होती है इस प्योरिफिकेशन के दौरान वो रीअब्सॉर्ब कर लेती है। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। ठीक है, तो the two bean shaped kidney are situated one on either side of the vertebral column on the posterior side of the abdomen, यानी कि एब्डोमेन के पीछे साइड में किडनी होती है। एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ द फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। मैंने बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है दैट इज द नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज ए कप लाइक थिन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड द वोमेन्स कैप्सूल। तो ये जो कप की तरह आपको दिख रहा है दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल। मैंने बोला आपको कि दिस इज द वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वोमेन्स कैप्सूल। एंड द नेटवर्क ऑफ कैपिलरी इन इट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे वोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये जो आपको कैपिलरीज का नेटवर्क दिख रहा है, जाल दिख रहा है इस तरीके से, दिस इज ग्लोमेरुलस। और इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, जो फिल्टर होता है, उस लिक्विड को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलर
फिल्ट्रेट, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं उसको। The network of the capillary is the capillary in it is called the glomerulus, and the area urea produced in the liver comes into the blood, and when the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillary, and urea and the other similar substances separate from the it. तो यहाँ पे जो भी ब्लड होता है, क्योंकि आपको पता है यूरिया बेसिकली किसका डिस्ट्रक्टिव प्रोडक्ट होता है, पता है, मैंने बताया था, आपको याद है कि यूरिया कैसे बनता है आपकी बॉडी में। कुछ पता है? याद है? नहीं, चलो मैं बताता हूँ फिर से। तो यहाँ पे सुन पा रहे हो ना? हाँ तानिया, सर। सुन पा रहे हो? ठीक है, हाँ सर। ठीक। तो यहाँ पे देखो, मैं पूछ रहा था आपसे कि एक्चुअल में यूरिया आपकी बॉडी में कैसे बनता है, क्या मतलब प्रोसेस होता है, किस चीज से बनता है, किस चीज का वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया? कुछ याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? चलो, तो देखो क्या होता है, मैंने आपको बोला था कि हमें हमें बॉडी में, मैंने पूछा था ये आपकी आवाज नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है, दोबारा ज्वाइन कर लो। रीज्वाइन कर लो। सर अभी आपको सुनाई दे रहा है? हाँ अभी सुनाई दे रहा है, क्या बोल रहे थे आप, बताओ। सर मैं बोल रही थी कि आप जो यूरिया के बारे में मेरे को एक्सप्लेन करने बोले थे ना सर, वही हाँ मैं लास्ट लेक्चर में बोली थी कि मेरे को आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हो क्या नेक्स्ट लेक्चर में, तो सर आपने हाँ बोला था, तो अच्छा वही मेरे ठीक को है, कोई समझ। नहीं, नहीं याद रिटेन है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आप पूछ लो, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, अगर आपको याद है तो बताओ, तो अच्छा रहता है ना, डिस्कस होता है चीजें तो। ठीक है, देखो क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे यूरिया आपकी बॉडी में कैसे बनता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा, है कि नहीं? हमेशा हर कोई बोलता है प्रोटीन ले लो, प्रोटीन ले लो ग्रोथ के लिए। ठीक है, प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपकी बॉडी का। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं, फैट, ग्लूकोज, प्रोटीन, ठीक है, सब है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो भी हैं सब हैं, प्लस जो विटामिन हैं वो भी। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन जो होती है वो किससे मिलके बनी हुई होती है एक्चुअल में? प्रोटीन जो होती है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। ठीक है, प्रोटीन जो है किससे मिलके बनती है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अमाइनो एसिड नाम से क्या पता चल रहा है आपको? आप ध्यान से देखो, अमीनो एसिड्स, यानी कि इसमें अमाइनो ग्रुप भी होगा और एसिडिक ग्रुप भी होगा।
आप जानते हैं कि जो प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, दिस इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और कार्बन होती है। कभी भी आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला देखा होगा, CH3 CH2 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 CH COOH, इस तरीके से आपने देखा होगा, है कि नहीं? तो एक्चुअल में क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक कार्बन चेन होती है और दूसरा जो है कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, COOH, एसिडिक बोलते हैं इसको, या फिर अमीनो ग्रुप किसको बोलते हैं? जो अमोनिया वाला होता है, NH3। तो NH3 वाला ग्रुप जहां भी जुड़ा रहेगा, ये कंपाउंड जहां भी जुड़ा रहेगा, उसे अमीनो ग्रुप बोलेंगे, क्योंकि दिस इज अ अमोनिया। तो अमीनो एसिड है, इसका मतलब कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें अमीनो ग्रुप भी है और एसिडिक ग्रुप भी है। क्लियर है यहां तक? तो बेसिकली प्रोटीन किससे मिलके बना है, एक बार फिर से देख लो। प्रोटीन मिलके बना है अमाइनो एसिड से, डिफरेंट टाइप के अमाइनो एसिड्स। इसका मतलब है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप होगा और यहाँ पे एसिडिक ग्रुप होगा, यानी कि COOH। ये दोनों ग्रुप्स होंगे किसी भी कंपाउंड में। तो कोई भी हम एक चेन मान लेते हैं, जिसे हम R से दिखा देते हैं। ये कार्बन की चेन है, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, अलग अलग जो है अमीनो एसिड्स जो होते हैं अलग अलग कार्बन के चेन से बने होते हैं। तो यहाँ पे एक NH3 ग्रुप होना जरूरी है और एक COOH, तब जाके ये अमीनो एसिड होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? फिर नहीं से सर। बताओ, आ रहा है समझ में? सिंपल है कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक्चुअल में अमीनो एसिड्स कैसे होंगे। ठीक है, अमीनो एसिड्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अमीनो एसिड्स आपको पता चल गया, तो अमीनो ग्रुप होगा, उसमें एसिडिक ग्रुप होगा। तो भाई ये जो प्रोटीन होती है ये मल्टीपल अमीनो एसिड से मिलके बनी हुई होती है। अमीनो एसिड से पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, है ना? अमीनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन जब अमीनो एसिड डाइजेस्ट होगा, जब आपके बॉडी में प्रोटीन का डाइजेशन होगा या ब्रेक डाउन होगा, तो ये सारे ग्रुप तो रिलीज ही होंगे ना। अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सब तो रिलीज होगा। तो यही सब जो है, अभी अमोनिया ग्रुप जो रिलीज होगा, तो यही तो यूरिया बनाता है, NH2CO NH2। इसमें क्या है, ये भी है और एक O निकल गया, यहाँ पे OH निकल गया और CO बच गया। तो यहाँ पे ये देखो, आपका जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ था एनर्जी बनाने में या फिर और भी प्रोडक्ट्स में, क्योंकि देखो आपकी बॉडी में मैक्सिमम चीजें प्रोटीन से मिलकर बनी है। आपको पता है कि आपके WBC जो होती है, सॉरी, और RBC, ठीक है, इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पॉन होता है, उसके बाद ये मर जाती हैं, जानते हो? तो हाँ सर। RBC का कितना होता है? 120 डेज। WBC में डिफरेंट डिफरेंट, WBC का डिफरेंट डिफरेंट होता है, 2 दिन से लेके 20 दिन, 1 महीने तक होता है, ठीक है, अलग अलग का। तो यहाँ पे आप देखो, तो अगर RBC का बोले तो फ्रिक्वेंटली सब लोग जानते हैं 120 डेज। तो 120 डेज में अगर ये RBC रप्चर हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, तो आखिर इसका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ जाएगा? इसमें भी तो प्रोटीन होगा, इसमें फैट होगा, प्रोटीन होगा, और भी सारी चीजें होंगी। तो बेसिकली ये जो प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल होता है, ये फाइनली टूट के अमोनिया बना देता है। प्लस आप जानते हैं कि जब भी आपकी बॉडी में जो किससे बनी है, सेल से मिलके बनी है कि नहीं? तो सेल के अंदर, सेल क्या है? मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री। मिनिएचर केमिकल फैक्ट्री।
फैक्ट्री वो सेल है। हाँ सेल है। तो अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल फैक्ट्री में तो वर्कर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्कर की जगह पे कौन काम करता है, एंजाइम्स, है ना। तो एंजाइम्स किससे मिलके बने हुए होते हैं, एंजाइम बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन। एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन। तो अब ये एंजाइम का भी डेफिनेट लाइफ स्पॉन होता है, कोई भी रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में अगर डिस्ट्रॉय होंगे तो ये भी प्रोटीन से बने हैं, तो इनका भी वेस्ट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, अमोनिया, है कि नहीं। अब आपकी बॉडी में बहुत सारे जो है लाइफ प्रोसेस चलते रहते हैं, जो वेस्ट होते रहते हैं, वेस्ट और कुछ जो है बनते रहते हैं। तो एक्चुअल में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इनको बाहर भी तो निकालना है, नहीं तो अकोमुलेट होने लगेंगे ना सेल में, तो सेल की जो नॉर्मल क्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे हम लोग अगर अपने आसपास कचरा इकट्ठा करने लगे, तो आप सोचो कि कितना देर तक सर्वाइव कर पाएंगे हम लोग, ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो अब आपको पता चल गया कि एक्चुअल में ये यूरिया और आता कहाँ से है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं आपकी बॉडी में जिससे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। तो अल्टीमेटली क्या है कि प्रोटीन का जो बाइट प्रोडक्ट होता है, जो डिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, डिग्रेड होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है, वो जो वेस्ट होते हैं वही नाइट्रोजनस वेस्ट कहे जाते हैं। और नाइट्रोजनस वेस्ट ही सबसे हार्मफुल होते हैं। अब इसी यूरिया की बात करें तो यूरिया हमारे लिए वेस्ट है, ठीक है, NH2 हाँ सर। CO NH2। बट यही चीज प्लांट के लिए वरदान है। क्यों, क्योंकि इससे अमोनिया रिलीज होती है और प्लांट डायरेक्टली इसको ले लेते हैं, जिससे उनके नाइट्रोजन ये की कमी रूट्स को पूरी हो हेल्प जाती है। करते हैं। हाँ, ग्रो करने में प्लांट को हेल्प करेंगे, है कि नहीं। हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा किसकी कमी होती है फील्ड में, नाइट्रोजन की। इसीलिए नाइट्रोजन फिक्सिंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया वगैरह या फिर, फिक्सेशन नहीं होती। हाँ हाँ, तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन्हीं सब की कमी होती है। जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन अगर हाँ सर। अच्छा है आपके सॉइल में, तो प्लांट जल्दी ग्रो कर जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन अच्छा नहीं है तो नहीं। तो इसी वजह से एक्सक्रीशन, जो हम लोगों का एक्सक्रीशन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो कहीं ना कहीं प्लांट के लिए यूजेबल प्रोडक्ट होता है। उसी तरीके से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है यूज करके फोटोसिंथेसिस में फूड बनाते हैं। तो एक तरह का बैलेंस नेचर ने बना रखा है। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके रेशियो में हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम। एक तो हम लोग पेड़ काट रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद पेड़ काट रहे हैं, दूसरे हम लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस भी हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो रही थी उसकी संख्या भी घट रही है। इसका मतलब ओवरऑल क्या है, इन्वायरमेंट में बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ रहा है, मल्टीपल एडिशन हो रहा है। अगर सपोज करो जनसंख्या बढ़े, खाली ट्रीज को ना काटे हम, तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, चलो भाई थोड़ा ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर मान लो हम ट्रीज को काट रहे हैं तो जनसंख्या ना बढ़े, तभी भी चलो थोड़ा बहुत अंतर आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इधर ट्रीज भी काट रहे हैं, मतलब उधर यूटिलाइजेशन भी घट रहा है, और इधर जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में हमारे लिए नुकसान। तो यहाँ पे अब आगे चले। The network of the capillary unit is called the glomerulus. The urea produced in the liver comes into the blood. When urea contained blood comes into the glomerulus, it is filtered through its capillary, and urea and the other similar substances are separated from it. यहाँ पे water molecule and small molecule of the some other substances. तो सुना ही नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द अदर water molecules and small molecules of the some other substances can cross the semi-permeable membrane of the Bowman's capsule, and the solutions accumulated in the cavity of the Bowman's capsule passes into the tubular part of the nephron. तो ये होता है tubular part, जो यहाँ पे proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, ये limb of loop of Henle. तो यहाँ पे ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ये वाला असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले. यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऑफ द बोमन कैप्सूल, तो यहाँ पे इस यूरिया वगैरह के साथ साथ काफी सारे मात्रा में वाटर, काफी सारे मात्रा में मिनरल्स, काफी सारे मात्रा में ग्लूकोज, प्रोटीन, ये सब भी यहाँ पे फिल्टर हो जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए जरूरी है. तो वो चीजें जब यहाँ से होके यूरिन पूरा घूमते 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 ये अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचता है, तो जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है वो हमारी बॉडी यहाँ से अब्सॉर्ब कर लेती है, और जो जरूरत नहीं होती है उसे यहाँ पे और सिक्रीट कर देती है. अच्छा, ये किडनी के अंदर रहते वाले वो सिस्टम है ना? कौन सा? सर ये जो नेफ्रॉन है ना, वो किडनी के अंदर जो एक सिस्टम जैसा रहता है ना? वही मैं बोल रहा हूँ, नेफ्रॉन से ही मिलके आपकी किडनी बनी हुई है. ठीक है, नेफ्रॉन से ही मिलके, ये इसी से छोटे छोटे नेफ्रॉन से मिलके आपकी पूरी किडनी बनती है. अब यहाँ से आप देखो ये वाला डायग्राम, अगर आप देखो यहाँ पे देखो एक नेफ्रॉन है, यहाँ पे दूसरा नेफ्रॉन, सब आके इस कलेक्टिंग डक्ट में जुड़ रहे हैं. ठीक है, और कलेक्टिंग डक्ट फाइनली कहाँ निकल रही है? यहाँ पे पेल्विस में. ठीक है, और बाद में ये सब एक हो जाते हैं, ऐसे बड़ा सा पाइप बन जाता है जिसे यूरेटर बोलते हैं. समझ गए बात को? हाँ सर. तो ये किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किडनी है. क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. वही तो कब से बता रहा हूं मैं आपको कि नेफ्रॉन से ही मिलके किडनी बनी हुई है. ठीक है, अब इस नेफ्रॉन का पार्ट मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्या क्या एक्चुअल में होता है. यहाँ से ब्लड फ्लो होता है, यहाँ से बहुत सारी कैपिलरीज का जाल होता है इसके अंदर, इसे बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं. और इस जो आर्टरी है, जो इसका कैपिलरी का जाल है इसके अंदर, इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं. और यहाँ पे फिल्टर होके बहुत सारी चीजें, जो वेस्ट मटेरियल है, साथ साथ वेस्ट मटेरियल के साथ साथ अच्छे मटेरियल भी फिल्टर होके यहाँ पे आ जाते हैं. तो ये पूरा प्रोसेस है किडनी का. समझे बात को? अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है आपको? सानिया, हाँ सर. कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं सर. क्लियर है ना? हाँ सर. देखो क्या है कि यहाँ पे जब फिल्ट्रेशन होता है तो खाली देखो वेस्ट मटेरियल तो जाएगा नहीं, वेस्ट मटेरियल वाटर में घुला हुआ होता है ब्लड के अंदर, प्लाज्मा में, तो वो पार्ट भी यहाँ पे आएगा. अब उसके साथ साथ बहुत सारे ग्लूकोज हो गए, और भी जो अच्छी प्रोटीन है, जो सॉल्ट है, मिनरल है, ये सारी चीजें भी तो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाती हैं. समझे बात को? तो अब क्या होता है कि ये तो अच्छी चीजें हैं जो हमें जरूरत है, लेकिन ये भी फिल्टर होके यहाँ पे आ गई. तो धीरे धीरे जब ये मूव करके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये फिर से अब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ भी ब्लड वेसल्स होती हैं. ठीक है, और कैसे अब्जॉर्ब होती है मैंने आपको बताया था, ये वाला एग्जांपल दिया था कि अगर यहाँ पे ज्यादा होगा अंदर, यहाँ पे कम होगा ब्लड में, यहाँ से कूद के ये ब्लड में चला जाएगा. अगर ब्लड में ज्यादा होगा तो यहाँ से कूद के यहाँ चला आएगा. जैसे रूम वाला एग्जांपल दिया था कि नहीं आपको? यहाँ पे हाँ 100 सर. लोग हैं, यहाँ पे 50 लोग हैं, तो ये इधर भागना चाह रहा है, ये इधर भागना चाह रहा है, तो अल्टीमेटली जाएगा कौन? ये 100 वाले ज्यादा लोग हैं, इधर धक्का मारेंगे, दरवाजा इधर खुल जाएगा ऐसे, और 100 में से यहाँ पे भागने लगेंगे, एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, जितने इधर आएंगे वो इधर फोर्स लगाएंगे. तो देखो जैसे ही यहाँ पे 25 आ जाएंगे तो ये 75 हो जाएगा,
ये भी कितना रह जाएगा 75। तो अब 75 इधर फोर्स लगेगा, 75 इधर, तो दोनों क्या होगा, दरवाजा बंद हो जाएगा, ना तो इधर का इधर जाएगा ना तो इधर का इधर जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे ही होता है, डिफ्यूजन का मतलब ऐसे ही है, इधर सारी ब्लड वेसल्स हैं और इसके अंदर जो है फिल्ट्रेट है और यहाँ पे मेम्ब्रेन है। तो दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर भी ग्लूकोज वगैरह है और यहाँ भी फिल्टर होके आया है, इधर भी सॉल्ट है इधर भी सॉल्ट है। तो जो चीजें गाढ़ी होंगी, ठीक है, उसी में जो है फिल्टर होके चीजें आ जाएंगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है, ज्यादा फिल्टर हो गया है, और ब्लड में कम है, तो यहाँ से ग्लूकोज जो है भाग के ब्लड में चला जाएगा। अब अगर ब्लड में कोई चीज ज्यादा होगी तो फिल्टर होके यहाँ पे आ जाएगी। तो अल्टीमेटली यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी चीजें आपस में एक्सचेंज हो जाती हैं और फाइनली जो यूरिन होता है वो बन जाता है, और हमारी बॉडी में किसी चीज की कमी नहीं रहती। अगर कुछ ज्यादा एक्सक्रीट हो गया है तो इसको फिर से अब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया तो फिर से एक्सक्रीट कर देगा। इसीलिए इसी को बोलते हैं होम्योस्टैसिस। ठीक है, तो आई थिंक इसको समझ में आ गया होगा आपको। चलो आगे चलते हैं यहाँ से। तो वाटर मॉलिक्यूल एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सम अदर सब्सटेंसेस कैन क्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द बोमन कैप्सूल। तो यहाँ पे जो ये बोमन कैप्सूल है, क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि केवल सॉल्वेंट को जाने देती है, तो सॉल्वेंट के साथ साथ बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्लस जो यूजफुल मटेरियल हैं छोटे मॉलिक्यूल वाले, वो भी क्रॉस करके यहाँ पे आ जाते हैं। वही चीज बता रहा है यहाँ। द सोल्यूशन accumulated in the cavity of the Bowman's capsule passes into the tubular part of the nephrons। तो यहाँ पे जब अक्यूमुलेट हो जाता है बहुत सारा सोल्यूशन, तो धीरे धीरे यहाँ पे बहने लगता है, और जैसे बहता है वैसे वैसे यहाँ भी ये मेम्ब्रेन भी क्या है, परमिएबल होती है। इधर ब्लड वेसल्स हैं, तो अब अगर इधर कोई चीज ज्यादा होगा तो इधर चला जाएगा, इधर ज्यादा होगा तो वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, सारा चीजें यहाँ तक पहुंचते पहुंचते, कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचते पहुंचते सारा चीजें बैलेंस हो जाती हैं और फाइनली यूरिन जो है वो बन जाता है। कभी कभी आप देखिए जब भी कोई है, ठंडी के सीजन में क्या होता है, ठंडी के सीजन में हल्का सा अगर कोई पानी पी लेता है तो यूरिनेशन फ्लक्चुएशन होने लगता है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स आ जाता है। ठीक है, यूरिन ज्यादा डिस्चार्ज करना पड़ता है। बट अगर ठंडी के केस में, गर्मी के केस में हम पानी कम पीते हैं, हम कितना भी पानी पी रहे हैं लेकिन यूरिनेशन उतना नहीं होता जितना ठंडी में होता है। तो उसके बेसिक दो रीजंस होते हैं। एक तो गर्मियों में वाटर जो है आपके पूरी बॉडी से इवेपोरेट होता है आपकी बॉडी को कूल रखने के लिए, तो इस वजह से भी आपका मैक्सिमम वाटर जो है वैसे बॉडी से लॉस हो जाता है। और ठंडी में क्योंकि बॉडी कूल रहती है तो बॉडी सरफेस से वाटर लॉस नहीं होता, इसलिए जितना वाटर हम पीते हैं वो फाइनली बाहर निकल जाता है यूरिनेशन के थ्रू। दूसरी चीज क्या है, कभी हम कम पानी पीते हैं कभी हम ज्यादा पानी पीते हैं, दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं होती है कि नहीं। कभी कभी पानी हम कम पीते हैं तब भी चल जाता है, कभी ज्यादा पीते हैं तब भी। तो वो कैसे होता है, तो यही चीज होती है जो किडनी की होम्योस्टैसिस होती है, यही उस चीज को मेंटेन करती है। ठीक है, यही उस चीज को मेंटेन करती है, होम्योस्टैसिस। तो यहाँ पे here the molecules of the water and some other useful substances are reabsorbed into the blood। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर और भी सब्सटेंसेस जो हैं फिर से अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में जितना जरूरत रहती है। कैसे अब्जॉर्ब होते हैं मैंने बता दिया कि जिधर ज्यादा होगा उधर से इधर आ जाएगा, इधर ज्यादा होगा तो उधर चला जाएगा। ठीक है, सब्सटेंस आर रीअब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। यूरिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेनिंग सॉल्यूशन व्हिच इज फुल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज वगैरह आते हैं और भी चीजें आती हैं वो फिर से अब्जॉर्ब हो जाती हैं डिफरेंट जगहों पे। ठीक है, और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते केवल वेस्ट मटेरियल ही बचता है जो कि नहीं अब्जॉर्ब हो पाता दोबारा ब्लड में, वो सीधा यूरिन के थ्रू, वाटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। Remaining solution of which is full of the waste material. The urine is carried by the ureter and stored in the urinary bladder. Afterward, urine is given out through the urethra. The urinary bladder is the muscular and it is under the control of the nerves. Hence, we are able to keep a control on urination.
through the kidney are the main organs of the excretion in the human being. The skin and lungs also help in the process of excretion. तो स्किन से भी जो है excretion होता है, आपको बताया मैंने, जो वाटर excrete होता है तो उसके साथ साथ और भी सब्सटेंसेस excrete होते हैं. लंग्स भी excretion का काम करता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को बाहर निकालता है. दूसरा जो है यूरिनरी ब्लैडर जो होता है आपका, जैसे ये ऊपर यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे, एक मिनट, जो यहाँ पे ह्यूमन का यूरिनरी ब्लैडर होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन होता है, काफी स्ट्रेच हो जाता है ये. तो जब इसमें एक लेवल तक यूरिन भर जाती है तो यहाँ पे मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं. जब ये स्ट्रेच हो जाता है तो इसको आपको ब्रेन में जाके पता चल जाता है कि भाई अब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में भर चुकी है, अब ये होल्ड नहीं कर सकता. तो यहाँ से मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होता है जो कि नर्व से कनेक्टेड होता है. तो यहाँ से मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स जनरेट होगा तो यहाँ से ये स्फिंक्टर रिलीज हो जाएंगे और यूरिनेशन हो जाता है. तो यहाँ पे इस कौन से कंट्रोल में होता है, नर्वस कंट्रोल में होता है ये. तो इसी वजह से हम मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, काफी हद तक हम मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं. So urination through the kidney are the main organ of the excretion in the human being, and the skin and lungs also help in the process of the excretion. The right kidney is in a slightly lower position than the left kidney. तो left kidney से थोड़ा सा नीचे होती है right kidney. Each kidney has the approximately 10 lakh nephrons. तो कितने होते हैं? लगभग 10 लाख के करीब nephrons होते हैं. ठीक है, एक किडनी में. The approximately 5 liter of blood which is present in a normal healthy person body is filtered by the kidney about 400 times every day. सोच लो कि 400 बार आपके ब्लड को वो, पूरे ब्लड को वो प्योरीफाई करती है 24 घंटे में. समझे? कितनी बार? सुन पा रहे हो सानिया? हाँ सर. ठीक है, तो 400 बार करीब प्योरीफाई करती है आपके 5 लीटर ब्लड को. Thus every day the kidney filtered about 190 liter of blood from which about 1 to 1.9 liter of urine is formed. तो लगभग 190 लीटर 190 लीटर के करीब जो है ब्लड आपका प्योरीफाई करती है, जिसमें 1 से 2 लीटर के करीब यूरिन बनती है दिन भर में. द रिमेनिंग लिक्विड इज रीएब्सॉर्ब. तो बाकी के लिक्विड जो होते हैं यहाँ पे रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं. तो ये देखो आर्टिफिशियल डायलिसिस है. ठीक है, डायलिसिस क्या होता है? ये आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है. तो अगर किसी को किडनी प्रॉब्लम है तो उसे डायलाइजर से हम वही सारी कंडीशन क्रिएट करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और सेम कंडीशन को हम एग्जिबिट कराते हैं आर्टिफिशियल तरीके से, और ब्लड को हम प्योरीफाई करते हैं. ठीक है, इस तरीके से. हाँ सर. तो चलो आर्टिफिशियल डायलाइजर के बारे में हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे. नेक्स्ट टाइम शुरू से पूरा चलेगा. ठीक है, अभी बेसिक यहाँ तक चल रहा था, इस वजह से मैंने आपको बता दिया. और नेक्स्ट टाइम हम लोग आगे स्टार्टिंग से पूरा सब जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है सब अच्छे से उसको कंप्लीट करते हुए चलेंगे आगे. ठीक है, ओके सर. ओके, चलो सानिया, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं. थैंक यू सर. बाय सर.